बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। कल की हल्की सी नहीं, बहुत सारे इलाकों में तेज़ बारिश भी हुई है, कुछ जगह पे हल्की बारिश हुई है। उसके बाद आज आप फिर तैयार होंगे। अगर आप अपनी गाड़ी धुलवा ली है तो वो गाड़ी गंदी हो जाएगी। ये बहुत सारे लोगों का टेंशन होती है, क्योंकि जब आप बारिश से पहले गाड़ी धुलवा लेते तो वो गंदी हो जाती है। सो आज बारिश होगी, ये मेरा फ़ोन बता रहा है, क्योंकि फ़ोन बताता है तो वो 50% बता रहा है। इट मीन 70% चांसेस है, क्योंकि कुछ उल्टा ही होता है जब भी आपको वेदर या गूगल वेदर कुछ भी बता रहा हो। सो आई होप कि आप तैयार हैं और दुआ ये करें कि बारिश जो भी हो, आज हो कल हो, रहमत की बारिश हो, ज़हमत ना बने। क्योंकि हमने पिछली बारिश से बहुत कुछ सीखा है कि अल्लाह ताला से जब भी दुआ करें खैर की दुआ करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। खैर की दुआ आप अपने मुल्क के लिए भी करें, क्योंकि मुल्क के हालात व वाक़यात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने जी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फ़ैसले पर नज़रसानी अपील दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नज़रअंदाज किया गया है। 12 जुलाई के जो अक्सरियती मुख्तसर फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक़ में हैं। 41 अरकान को दोबारा पार्टी में वाबस्तगी का मौका देने का कोई जवाज़ नहीं है। फैसला इलेक्शन कमीशन के नुक्ता नज़र को सुने बगैर दिया गया है। वफाकी वज़ीर अता ताहिर साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन एक्ट का जो बिल है वो कौमी असेंबली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर हुआ है। एक पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है तो उसे मकसूद नशिस्तें कैसे दी जा सकती है। जबकि दूसरी तरफ बानी PTI ने जी मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान करते हुए कहा है कि पहले 9 मई की CCTV फुटेजेस लेकर आए। अगर PTI के लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस पाए गए तो ना सिर्फ मैं माफ़ी मांगूंगा बल्कि उनको पार्टी से भी निकालूंगा और सज़ा भी दिलवाऊंगा। दूसरी जानिब जी IPP से मुआहदों, महंगी बिजली, तनख्वाहदार तबके पर जो इजाफी टैक्स है, इसके खिलाफ जमात इस्लामी का जो धरना है उसको आज 14 रोज़ हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब है, उन्होंने कहा है कि जी हमारा धरना पार्टी सियासी नहीं और ना ही हमारे मुतालबात ज़ाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है और सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है जो मौशी तौर पे है। हुकूमत को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हुकूमत ने अगर संजीदगी ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू करेंगे। ये सारी सूरत हाल किस तरह जाएगी? एहतजाज है, फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट में PTI ने मखसूस नशिस्तों के मामले के हवाले से आवाज़ उठाई है और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर की है। ये सारे मामले किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी पर तज्जिया ले लेते हैं। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, मैं कल भी यही बात करी थी कि बहुत ड्रैग हो गया है और मुख्तलिफ अब पहलुओं को इख्तियार किया जा रहा है इसको जस्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से। पहले तो इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये अब शक्ल इख्तियार करके है पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, और ये देखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी में ताकतवर कौन है। मुख्तलिफ मौके पे जुडिशरी ने अपनी ताकत दिखाई है। मैं ये समझता हूँ कि व्हेन इट्स जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट तो जुडिशरी ताकतवर है, लेकिन व्हेन इट्स जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट ताकतवर है। हमने 14 मई को जब पंजाब में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था तो हमने देखा था कि पार्लियामेंट ने वो हुक्म रोक लिया था और पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर नजर आई थी सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर तो ये लड़ाई पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी आगे बढ़ेगी तो फिर मुझे लगता है पार्लियामेंट का पलड़ा भारी रहेगा और पार्लियामेंट इन दी एंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंडू कर सकेगी। ठीक हो गया मुजम्मिल साहब। दूसरी जानिब ये जो अता ताहिर साहब ने कहा है कि जी इलेक्शन एक्ट का जो तरमीमी बिल है ये कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुआ है। एक पार्टी अगर मौजूद ही नहीं है तो फिर उसको आप मखसूस नशिस्तें कैसे दे सकते हैं? ये मौक़िफ़ हुकूमत बहुत पहले दिन से अख्तियार किए हुए है और अब इसको जब हमने देखा भी था कि मामला आया तो इस पर फिर अदलिया के ऊपर भी तनकीद की गई। क्या समझते हैं ये हुकूमती मौक़िफ़ जो है इस पर जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है वो असरअंदाज होगा? देखिए, वो एक कानूनी बात है और वो कानून के दायरे में बात कर रहे हैं कि एक एप्लीकेंट अदालत के सामने मौजूद नहीं था तो
अदालत उसको कैसे रिलीफ दे सकती है। उस पर अदालत का मौक़िफ़ हो सकता है कि 187 के तहत हमने जब मुकम्मल इंसाफ देना है तो हम मुकम्मल इंसाफ में कोई हमारे सामने ना भी हो तो हम उसको इंसाफ दे सकते हैं। तो ये तो कानून के दायरे की बात है कि अदालत ने कानून के दायरे से तजावुज़ किया है या नहीं किया है, लेकिन खेल तो अब उससे आगे निकल गया है ना। अब तो देखें, जब एक नया कानून पास हो गया है और वो अदालत के फैसले को रिडिक्यूल कर रहा है या अनडू कर रहा है, तो अब पिछला फैसला कानून के दायरे में था या नहीं था, ये बहस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रही है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो नया कानून बना है वो प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा। पुराने कानून की खामियां तो अब बाद में बात की जाएंगी ना। पहले तो ये बात की जाएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट नए कानून को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकेगा या सुप्रीम कोर्ट नए कानून को मान लेगा। अगर रद्दी की टोकरी में फेंक देगा, अनडू कर देगा, मनसूख कर देगा, सस्पेंड कर देगा, तो फिर पार्लियामेंट के पास क्या ऑप्शन है? ऐसी सूरत में पार्लियामेंट दोबारा पास कर सकती है। 15 मिनट में दोनों हाउसेस के सेशंस हो रहे हो तो दोबारा पास हो सकता है। आज मंसूख करेंगे, शाम को दोबारा मंजूर होकर सदस्य दस्तखत हो जाएंगे, अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो फिर नया कानून उनके सामने होगा। तो कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट मंसूख करेगी और कितनी दफा वो मंजूर करेंगे। तो इसलिए वो पार्लियामेंट को तो ये तो नहीं कह सकते कि आज के बाद अगर पार्लियामेंट ने कहा कोई इस हवाले से कानून बनाया तो हम पार्लियामेंट को घर भेज देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास शायद हुकूमत घर भेजने का इख्तियार है, पार्लियामेंट घर भेजने का इख्तियार नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बानी पीटीआई ने कहा है जी कि 9 मई वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज सामने ले आए तो वो माफ़ी मांग लेंगे। अगर उनके लोग इन्वॉल्व हुए तो फिर उनको सज़ाएं भी दिलवाएंगे वो, और साथ साथ पार्टी से भी निकाल देंगे। लेकिन हुकूमत कहती है कि अब माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी। देखें, ये इसमें हुकूमत तो फरीक है ही नहीं। 9 मई की मुद्दई जो है वो तो एस्टेब्लिश फौज है, जिनकी जगहों पर हमला हुआ। हुकूमत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और अगर फौज ने, DGISPR ने कहा था पहले माफ़ी मांगे फिर आगे बात होगी, लेकिन मैं समझता हूँ माफ़ी मशरूत नहीं होती। जब आपने माफ़ी मांगनी होती है तो आप गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं, आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी होती है। अगर आप उसमें मीन में निकालेंगे कि पहले फुटेज दिखाएं, ये करें, तो फिर आप जवाब तैयार कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये भी नहीं है कि बानी पीटीआई ये कहें कि मेरी पार्टी के जो लोग इन्वॉल्व हैं मैं उन्हें निकाल दूंगा, उन्हें सजा दिलवाऊंगा। मेरे ख्याल में फौज का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई 9 मई के मरकजी मुल्ज़िम हैं और उन्हें अपने जुर्म की माफ़ी मांगनी है, किसी के जुर्म की माफ़ी नहीं मांगनी है। उनको कहना है कि मैंने 9 मई की प्लानिंग की, मैंने ये सब कुछ किया और मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ जो बात अभी वो कर रहे हैं वो ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, काबिल कबूल नहीं। और आपने कहा कि हुकूमत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हुकूमती वज़रा हों, वज़ीर आला हों या हुकूमती अरकान हों, वो इस हवाले से बहुत बढ़ चढ़ कर स्टेटमेंट देते भी हैं और वो रियासत को इससे करते हैं कि जी। अब दूसरी जानिब अभी आपने बानी पीटीआई का जिक्र किया और आपने कहा कि जो माफ़ी होती है वो मशरूत नहीं होती, लेकिन उनकी जो माफ़ी है वो सारी कंडीशनल्स हैं, कंडीशंस है उसमें जुड़ी हुई। उन्होंने कहा है जी कि अगर किसी ने पेट्रोल बंक ज़मान पार्क से किसी ऐसी हसास इमारत पर फेंका है तो उससे सज़ा दिलवाएं, मुझे रेंजर्स ने घसीटा है तो आप मुझसे माफ़ी मांगें। वो इस बात को एडमिट करने को तैयार नहीं है। तो ये उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा है, ये भी कहा है कि मैं कोई बात नहीं करना, अगर कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मैं भी नहीं करूँगा। और उनका बात करने का वो जिससे बात करना चाहते हैं वो आपको भी पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती। जी, इस वक्त तो यही सूरत हाल है कि वो रोज़ एस्टेब्लिशमेंट को बात करने का पैगाम भेजते हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनसे कोई बात नहीं करती है। वो रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से बातचीत की ऑफ़र करते हैं कि हम तो उनसे बात करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से वो बात नहीं कर रहे हैं। अब फ़ौज का ये फैसला कब तक रहता है कि उसने इमरान खान से, बानी पीटीआई से बात नहीं करनी है। फ़िलहाल आज जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये बहुत ही मुसलमा फैसला नज़र आता है कि उन्होंने बानी पीटीआई से बात नहीं करनी है जब तक कि वो माफ़ी ना मांगे। और वो एंगेज करने की कोशिश करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, मैं यूं कर लूँगा, मैं बातचीत से, लेकिन दूसरी तरफ एंगेज नहीं हो रहे और कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल यकीनन हुकूमत के मुफाद में है, इसका हुकूमत को फ़ायदा है। हुकूमत इस सूरत हाल की बेनिफिशरी है
लेकिन हुकूमत इसीलिए ये कभी भी नहीं चाहेगी कि बानी पीटीआई और फौज के दरमियान बातचीत हो, इसलिए वो 9 मई का जिक्र करते रहते हैं, करते रहते हैं, ताकि याद रहे कि 9 मई भी है। ठीक हो गया, याद रहे कि 9 मई भी है, इसीलिए जिक्र किया जाता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल सोहरवर्दी हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने जी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और पीटीआई ने भी इस मामले को चैलेंज करने का फैसला किया है। ये सारी सूरत हाल पर अपना तजिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जी कुछ इंटरनेशनल खबरों के हवाले से बात करेंगे। हसीना वाजिद के मुल्क से भारत फरार को 2 दिन से ज़ायद हो गए हैं, ताहम उनको किसी दूसरे मुल्क में पनाह देने का मामला अभी तक हल नहीं हो सका है। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म को भारत ने फ़िलहाल पनाह दे रखी और इस वक्त नई दिल्ली में एक नामालूम महफूज मकाम पर मौजूद हैं। सारे किस्से में जी बांग्लादेश की फ़ौज के जो आर्मी चीफ़ हैं वक़ारुज़्ज़मान का मरकज़ी किरदार रहा है, जिन्होंने तलबा के मुतालबे पर नोबेल इनाम याफ्ता जो मोहम्मद यूनुस है उनको मुल्क की अबूरी हुकूमत का निगरान मुकर्रर किया है। और दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया समेत कई सियासी मुखालिफिन को भी रिहा कर दिया गया है। बांग्लादेश में जो जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हैं और पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, उसके दौरान शेख हसीना वाजिद की जो सियासी जमात है अवामी लीग, उससे वाबस्ता 29 से ज़ायद अफराद की लाशें मिली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जी बांग्लादेश के जो साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं और साबिक वज़ीर इत्तलात हैं, उनको ढाका एयरपोर्ट से मुल्क से फ़रार की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि भारत की बात की जाए तो इस वक्त भारत ने बांग्लादेश की सरहद के साथ जो लगने वाली अपनी रियासतें हैं उसमें कर्फ्यू नाफिज कर दिया और भारतीय मीडिया पाकिस्तान और दीगर ममालिक पर इल्ज़ामात लगाने पर मसरूफ़ है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है, इसमें भारत के क्या मकासद हैं और बांग्लादेश की जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाएगी, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सैयद मूसा मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कमान भी है, हम इनसे बात भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच मूसा। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले ये जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसमें हम शेख हसीना वाजिद के हवाले से बात करें तो 2 दिन हो गए हैं उनको भारत में पनाह लिए हुए, लेकिन उनका जो मामला है किसी और मुल्क में जाने का, किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेने का, वो अभी तक हल नहीं हो पाया है। क्या समझते हैं इससे क्या सूरत हाल बनेगी? और फिर हम भारत का जो प्रोपेगेंडा है जो जिसमें पाकिस्तान को भी घसीट रहा है उस पर भी आपसे कमेंट लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। शेख हसीना की जहाँ तक बात है, देखें ये किसी किस्म का सरप्राइज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म का जुल्म और जबर का रूल रहा है, जिस किस्म की उनकी पॉपुलैरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया, हमने एहतजाजों को भी देखा, तो फिर उसके लिहाज से उनको पनाह देने का मतलब ये है कि आप फिर उनके जो क्राइम्स हैं, जो तशद्दुद है, उसका ना एक तरह से एक हिस्सा अदा कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा गुस्सा है बांग्लादेश के अंदर उनके रूल के ऊपर भी और जिस किस्म की वो लेगेसी छोड़ के जा रही हैं। हिंदुस्तान एक चॉइस इस तरह बनना ये भी कोई इत्तेफाक नहीं। हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है शेख हसीना के जुल्म और जबर के रूल को कायम रखने में वो काफ़ी डीप थी। वो प्रिंसिपल बैकर थे इस रजीम के, वो रजीम जिसके दौरान हज़ारों जो हैं सियासी मुखालिफ वो जेलों के अंदर गए, बहुतों को उठाया गया, कत्ल गारत के सिलसिले को आम बनाया गया। तो हिंदुस्तान ने तो काफ़ी आला किरदार उस तरह से जो है वो प्ले किया था और वो डिप्लोमेटिकली भी उस चीज़ को ज़ाहिर बात है ओपनली तो रिकग्नाइज नहीं करेंगे, पर एक ओपन सीक्रेट है कि इंडिया ने अपने जो बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात हैं वो लोगों के साथ तो शायद ना इतने मजबूत किए हों, बट इस किस्म के रूल को कायम रखने के साथ साथ उन्होंने उस चीज़ को फिर एक नई एनर्जी भी दी। तो वो तो एक तरफ हुआ। बाकी जब आप बात करें प्रोपेगेंडा की, देखें हिंदुस्तान के पास और कोई जब रीज़न रहता नहीं है तो वो पाकिस्तान को निशाना बनाता है, बजाय कि आप ठोस सबूत दें, आप ये कह लें कि जी फलां जो इंस्टीट्यूशन वो इन्वॉल्व होगा। पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल जो सियासी एक ट्रजेक्ट्री है, चीन पर भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए, इन सारी चीज़ों को
को देखते हुए ये नजर आता है कि एक डेस्परेशन का माहौल है। इंडिया बहुत सारी पनाह देना चाहेगा भी, तो डिप्लोमेटिकली वो जो है मजीद एक तरह से आइसोलेशन का शिकार बनेगा। अगर तो वो बहुत सारी पनाह अगर नहीं देता है तो जाहिर बात है वो फिर जो शेख हसीना के साथ जो एक तरह का जो एक कनेक्शन था, तो उस पर भी सवाल फिर उठते हैं। तो वो जो आइसोलेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज इंडिया जो है अगर वो शेख हसीना के लिए जो एक प्राइम डेस्टिनेशन बनती है इस टाइम पे, उससे आपको सारा का सारा सबूत मिल जाता है कि जी शेख हसीना जैसी एक ऐसी लीडर जिसके बाद बांग्लादेशी जो है वो इनकलाब का ऐलान कर रहे हैं, उसको पनाह भी मिलती है उस ऐसे मुल्क में जिसने उसके रूल को इनेबल किया हो। तो फिर इसके बाद तो सारे के सारे जो सवाल है वो इंडिया के ऊपर ही उठते हैं, और पाकिस्तान ज़ाहिर बात निशाना इंडिया तभी बनाता हमें नजर आता है जबकि उनके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल। अच्छा मूसा, आपने अभी बात भी की, जैसे अभी हम फुटेजेस भी देख रहे हैं या हमने जो 2 दिन पहले एक सारा पिक्चर देखी मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, कि जिस तरह से हसीना वाजिद वहाँ से उनका वो हेलीकॉप्टर लेकर गया, इंडिया ने उनको पनाह दी, फिर उनकी यूके में सालम के हवाले से बात हुई, यूएस ने वीज़ा देने से इनकार किया। इस सारे सिनेरियो में मैं आपसे इस हवाले से ज़रूर कमेंट चाहूँगी कि आपको लगता है कि ये जो सारा मामला बना ये एकदम से बना और इसके लिए ना इंडिया उस तरह से प्रिपेयर्ड था कि वो इस तरह पनाह देगा शेख हसीना वाजिद को, ना वो खुद वहाँ से जाने के लिए उस तरह से प्रिपेयर्ड थी? क्योंकि जाहिर है जब आप एक चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं तो उसके मकासद आपने सोचे हुए होते हैं और जब वो आपको हासिल हो जाते हैं तो वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। इस सारी सूरत हाल में हमें सब लोग बौखलाए हुए लग रहे हैं, चाहे वो इंडिया है या हसीना वाजिद है, उनकी पार्टी है, जो बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल हम देख रहे हैं। सो वर दे मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट? नहीं, बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, इंडिया खुद भी नहीं था। जारी बात है कि लगने में यही आ रहा था कि जी इतने आपने तकरीबन 2 दहाइयों से इस किस्म का सिलसिला रखा, अभी भी वो चलेगा, उसमें रुकावट नहीं उस तरह आएगी। तो जारी बात है उनका फिर इंडिया जाना, पनाह हासिल करना, वो भी एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट के तौर पर लगता है। जारी बात है इंडिया बहुत ज़्यादा ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। उनके जो प्रिंसिपल बैकर है अमेरिका, वो जब इस किस्म की रेड लाइन्स आगे ला रहा है, बांग्लादेश अपनी आवाम ला रही है, तो फिर आप एक तरह के जिसको एक क्रिमिनल समझा जाता है अब बांग्लादेश के बहुत से एहतजाजियों की नज़रों में, तो उसको फिर आप पनाह काफ़ी हद तक उस तरह नहीं दे सकते प्लान तरीके के साथ। फिर जब आप बात करते हैं कि जी किस तरह चीज़ें अनफोल्ड हुई, हमने खुद देखा कि जी एक क्यास का माहौल था। जारी बात है आपने जब बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल की, आपने बल्कि अपनी फ़ौज को ये कहा कि जी वो शूट ऑन साइट ऑर्डर्स भी आपने इशू किए, ओपन फायर भी आप करें, उन्होंने रिफ्यूज़ किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बांग्लादेश की जो अभी की जो सूरत हाल है उसके अंदर ना ये उस तरह से प्लान था और ना किसी को इस तरह नज़र आ रहा था। ज़ाहिर बात है अवाम की ताकत थी जिसकी वजह से शेख हसीना को निकलना पड़ा। हाँ, उनको कौन ठिकाना देता है, क्या उसके सूरत हाल होती है, वो हमें आई थिंक जब हम आगे के हफ्तों में देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जी मुल्कों का जो बर्दाश्त भी जो है वो किस लिमिट तक रीच कर रहा है शेख हसीना के लिहाज। ठीक है। अच्छा मूसा, अभी जो आप बात कर रहे हैं बांग्लादेशी एक अनएक्सपेक्टेड थी सारा सिनेरियो जिसमें हमने केओस भी देखा और ये जो अभी भी मामला चल रहे हैं। आप दूसरी जानिब हम इसमें ख़त्ते की ओवरऑल जो इंस्टेबिलिटी है उस पर भी बात करेंगे। ज़ाहिर है हम पाकिस्तान को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें पहले ही पता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। हमें ख़ुद ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, इकॉनमी है, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सारे फैक्टर्स हैं। ये जो ख़त्ते में ओवरऑल अब एक केओस क्रिएट हुआ है जिसमें हम इंडिया देखें, बांग्लादेश देखें, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। आप पाकिस्तान पे इसके क्या असरात आप देखते हैं? जी, पाकिस्तान के लिए किसी हद तक एक वेकअप कॉल भी है कि जो बिज़नेस एज यूजुअल का जो माइंडसेट है वो काफ़ी हद तक नहीं चल सकता। इकनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इन एहतजाज की जो आप बेसिस देखें वो यही था कि फॉर एग्जांपल बांग्लादेश का जो 40% के करीब जो यूथ है ना तो वो पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व है उस तरह, और वो बेरोज़गारी का भी शिकार है। जब इस किस्म के सिचुएशंस के अंदर आप एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करते हैं या जो सियासी तौर पे जो इंस्टेबिलिटी अगर कायम रहती है तो फिर फ्लैश पॉइंट्स बन जाते हैं। उन फ्लैश पॉइंट्स के नतीजे में फिर बहुत सी जो नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो आगे आते हैं। बांग्लादेश की आपने बात की, श्रीलंका में भी हमने ये ट्रेंड देखा था। बहुत देर से एक तरह की सियासी इंस्टेबिलिटी रह रही थी, लोगों की फ्रस्ट्रेशन पाइल अप हो रही थी, इकनॉमिक करप्शन के भी थे वो सारा कुछ। तो उस किस्म के हमने सिम्टम्स पाकिस्तान में देखे हैं। बट देखें, एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी भी है पाकिस्तान के अंदर, चाहे जो भी सूरत हाल हो।
हमारे इदारे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक तरह से बेहतर तरीके से काम कर सकें लोगों की फ्रस्ट्रेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, बट उस किस्म की परफॉर्मेंस के अंदर सकत लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपकी जो इकनॉमिक हालात हैं, आपके जो सियासी हालात हैं, वो अग्री कर सके उस किस्म की ट्रेजेक्ट्री के साथ। क्योंकि हमने जिस तरह देखा बांग्लादेश के अंदर जब शेख हसीना निकली भी तो उनकी जो मेजर इंस्टीट्यूशंस थे उसमें काफ़ी हद तक एक तरह से एक सियासी टिल्ट आया हुआ था कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन करने के लिहाज से बहुत से सवाल थे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी। तो पाकिस्तान को आई थिंक इन लेसन्स को देख के लर्न करना चाहिए और देखना चाहिए कि जब तक आप अपने हाउस एंड ऑर्डर नहीं रखते तो फिर आप एहतजाज को दावत देते। दो किट्स अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच मूसा, बहुत शुक्रिया। सैयद मूसा हमारे साथ मौजूद थे जी, जो इंटरनेशनल खबरें हैं उस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। क्रिकेट के हवाले से बात करनी है, लेकिन इससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपको बता देते हैं। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं और आप महंगाई की वजह से आपको पता है कि हर चीज़ आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है और मुल्क भर में जो आपको पता है मुख्तलिफ स्टोर्स हैं, जिनमें इम्तियाज़ सुपर स्टोर जो है इसने जश्न आज़ादी के मौके पे जी 12 शहरों के 29 स्टोर्स के ऊपर ना सिर्फ प्राइसेस में कमी की है बल्कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर्स भी अपने जो सारिफीन हैं उनके लिए लेकर आया है। अगर आप 15,000 या इससे ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो 25,000 के जो मुख्तलिफ वाउचर्स हैं वो आपको मिलेंगे और इस पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। बज़रिया कुरानंदाज़ी आपको ये मिलेगा। और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ जगहों पे जाने की बजाय सिर्फ इम्तियाज़ स्टोर पे जाएं। आपको एक रूफ़ के नीचे तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो ग्रॉसरी की जो सामान है, आपकी रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया है, तो आप ज़रूर जाएं और देखें और इन कीमतों से फ़ायदा उठाएं। अच्छी ऑफ़र्स हैं आपके लिए। सो आगे बढ़ते हुए जी अब हम ज़रा कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से हमने क्रिकेट की बात नहीं की। हम मुझे लगता है बड़े डिसार्ड चल रहे हैं जब चूँकि ज़ाहिर है जब तक कुछ हैपनिंग नहीं होती। अभी हम सिर्फ मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जी पहला टेस्ट मैच जो है 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट कराची में होगा 30 अगस्त से 3 सितंबर तक। और टेस्ट स्क्वाड की जो क़यादत है शान मसूद करेंगे, जबकि सऊद शकील को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। जनवरी के अंदर जी दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान जो फास्ट बॉलर हैं शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान शान मसूद का नायब मुकर्रर किया गया था। ताहम महज एक सीरीज़ के बाद वर्कलोड को वजह बनाते हुए उनकी जगह सऊद शकील को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे कबल अगर आपको बताएं तो शाहिनशाह अफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ महज एक T20 सीरीज़ के बाद कैप्टनसी से हटा दिया गया था और बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी के फ़राइज़ सरअंजाम देने के हवाले से खबर आ गई थी। अब टेस्ट स्क्वाड की जो बात करेंगे तो ऐलान करदा स्क्वाड में जी 17 से 13 खिलाड़ी जो हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के गुज़िश्ता दौरा ऑस्ट्रेलिया में शामिल थे। मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम और मोहम्मद अली को डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से इस हवाले से हम आपको बता दें कि उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। ये स्क्वाड सीरीज़ में कितना कारआमद होगा इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। अहमद नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है, स्क्वाड के हवाले से बताएं क्या लग रहा है, फिर हम टेस्ट मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस पे भी बात करते हैं। जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको और आपके तमाम नाजरीन को फाइनली टेस्ट क्रिकेट इज़ बैक। जो लोग रियल फॉर्मेट को फॉलो करते हैं हमेशा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो देखने को मिले, एंड व्हाट बेटर वे टू सेलिब्रेट इट कि आप पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ देखने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह आपने फरमाया कि स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, पहले टेस्ट मैच से पहले ही बांग्लादेश ए जो है उन्होंने पाकिस्तान शाहीन से इस्लामाबाद में एक टूर मैच खेलना है। और हमने रिसेंटली फ्रीक्वेंसी में देखा है कि शाहीन्स का जो एक कैलेंडर है, शाहीन्स बेसिकली जो हमारे नाजरीन इन्फॉर्म नहीं है उनको बता देते हैं कि पहले पाकिस्तान ए का कॉन्सेप्ट होता था, तो उसका नाम सिर्फ तब्दील करके पाकिस्तान शाहीन्स किया गया, लेकिन ये है पाकिस्तान ए क्रिकेट ही, जिसको हम साइमल्टेनियसली माजी में देखते आए हैं। तो बहुत खुशाइन इकदाम है मेरे ख्याल से। जब आपने अपने लड़के टेस्ट करने हैं, बेंच स्ट्रेंथ देखनी है, तो उसके लिए सबसे बेहतर यही होता है कि आप अपने साइड मैचेस रखते हैं जब आप कहीं टूर करते हैं, और जब कोई और टीम टूर करने आती है तो आप अपनी डोमेस्टिक साइड से
कोशिश करते हैं कि उनकी ए साइड्स को या उनके टूर मैचेस कराएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है। जो हमारे हेड कोच हैं जेसन गिलेस्पी, पाकिस्तान टीम के टेस्ट कोच जो मुकर्रर हुए, उनका ये पहला असाइनमेंट होगा। और मेरी उनसे ज़ाती तौर पर भी बात हुई, कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में भी वो आए थे, वहाँ पर हमारी उनसे इंटरव्यू में बात हुई। तो उनसे मैंने पूछा कि हम क्या देखने जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो उन्होंने यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले। बहुत अरसे से ये कहा जा रहा है जी इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेलते, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते। उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट का एक अपना ब्रांड है और अगर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान उस क्रिकेट पर फोकस करे। ठीक हो गया। अहमद, आपने अभी टेस्ट क्रिकेट की बात की कि ये खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के अंदर अब ये सीरीज़ होने जा रही है। हमने देखा है कि विद टाइम जो असल फॉर्मेट हमने समझा था, शुरू में समझते थे और पूरी दुनिया में जिसको रिकग्नाइज़ किया जाता है वो टेस्ट क्रिकेट ही है। विद टाइम चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, T20 लीग्स आई, फिर T10 फॉर्मेट्स आए, तो ये शॉर्ट फॉर्मेट होने के साथ साथ प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है या उनका स्टेमिना है, उनकी जो फिटनेस है वो भी अफेक्ट हुई है विद टाइम, बिकॉज इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने को नहीं मिलते और पाकिस्तानी टीम ने हमेशा इस हवाले से स्ट्रगल किया है। व्हाट डू यू थिंक कि अब ये जो हम अपनी डोमेस्टिक साइड को एज यू सेड कि हम ट्राई करने जा रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ को देखने जा रहे हैं, इसमें हमें कितना हेल्पफुल होगा? क्योंकि जाहिर है इस तरह के मैचेस होने से ही हमें अपने टेस्ट स्क्वाड का, टेस्ट मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस का आइडिया होगा। देखिए, मैं ये पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ और आपके चैनल की मुनासबत से भी मैं ये गुजारिश एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करूँगा कि जब भी अगला एनुअल इजलास होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो सबसे पहले तो किसी को ये आवाज़ उठानी पड़ेगी कि ये 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का मजाक जो है इसको ख़त्म करें। कम से कम 3 टेस्ट मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा किसी भी टीम के लिए होने चाहिए, रिगार्डलेस कि पाकिस्तान है या कोई और टीम है। देखिए, 2 टेस्ट मैचेस में सबसे पहले तो ये देखना है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड किस तरह हो सकते हैं। आप अगर एक टेस्ट मैच जीते हैं, एक दूसरी साइड जीतती है, जिस तरह बांग्लादेश जो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला है वो दिसंबर 2023 में खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें वो पहला मैच जीते, दूसरा हार गए, तो उसके बाद वो सीरीज़ ड्रॉ हो गई। तो वो पॉइंट्स पर तो फ़र्क आता है। लेकिन जो आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली व्यूअर स्पैन या अगर आप फैंस का पर्सपेक्टिव देखें तो वो इतनी ज़्यादा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट आ चुकी है कि टेस्ट क्रिकेट पर फोकस भी नहीं रहता। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा एक कल्चर ग्रास रूट पर क्या हो गया कि कोई भी बच्चा जो क्रिकेट खेलना चाहता है, जब आप उससे पूछने जाते हैं तो उसको लगता है कि पाथवे क्रिकेट यही है कि 30 सेकंड की वीडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी आएगी, वो इमीडिएटली PSL फ्रेंचाइज के लिए पिक होगा और वहीं से शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट खेल लेगा। और ये आई डोंट ब्लेम देम, आई थिंक फॉर द पास्ट अबाउट 5-6 years दिस हैज़ बिन द केस। तो मेरे ख्याल से ये कल्चर थोड़ा सा चेंज करने के लिए ही PCB ने हाल ही में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नया एक कैलेंडर बताया जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है। 6000 मैचेस क्लब क्रिकेट के हैं, तकरीबन 3 से 5000 मैचेस स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्रिकेट के होंगे। हाल ही में PCB ने एक MOU भी साइन किया जिसमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, IBCC है, हायर एजुकेशन कमीशन है, कि स्कूल क्रिकेट और कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट को कैसे प्रमोट करना है। तो मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि उस कल्चर को, उस माइंडसेट को चेंज करें, क्योंकि आप अगर अपने टेस्ट क्रिकेटर्स को इज्जत नहीं देंगे, और माजरत के साथ मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली ऑन बिहाफ ऑफ द क्रिकेट बोर्ड भी हम ये देखते आए हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस T20 परफॉर्मेंसेस पे रहा है। टेस्ट क्रिकेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कोई भी डोमेस्टिक परफॉर्मर जब वो देखता है कि जी मैं 4000 रन्स कर रहा हूँ, 5000 रन्स कर रहा हूँ, फिर भी मुझे नहीं खिलाया जा रहा। कामरान गुलाम ने एक सीज़न में 1200 रन्स किए फर्स्ट क्लास में, जो कि रिकॉर्ड था पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। हुरैरा की बात कर लें तो इतनी यंग एज में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर दी, डबल सेंचुरी स्कोर की, तकरीबन 56 की एवरेज उनकी इस उम्र में, 22 साल की उम्र में वो तकरीबन 35 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं। तो जब वो ऐसे यंग प्लेयर्स देखते हैं या कोई परफॉर्मर देखता है, कितना अर्सा हमने मीर हमजा को नहीं खिलाया, क्योंकि हमारा जो कैनवस है वो इट्स बिन वेरी लिमिटेड टू PSL। तो ये अनफॉर्चुनेट सिनारियो जरूर है, बट आई एम श्योर कि वी आर गोइंग टू इम्प्रूव ऑन इट इंशाल्लाह। वी आर होपफुल एज वेल। अच्छा जी अहमद, अब आप इन द एंड ये बताएं कि जो हमने बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन देखी है, जाहिर है बांग्लादेश की टीम अब पाकिस्तान आ रही है, डू यू थिंक कि खुदा न खास्ता इसका कोई असर हो सकता है, या ये चीज़ें क्रिकेट और सियासत बिल्कुल अलग अलग रहेगा इस मामले में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कॉन्फर्मेशन एक आई है। थोड़ा सा रीस्केड्यूल ए टीम का जो मैच है वो ज़रूर हुआ है, उनकी जो अब अराइवल डेट है उसमें 1-2 दिन का फ़र्क आया, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर ना कोई ऐलान हुआ, ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई वहाँ से
कि ऐसा कुछ होगा। ये माजी में हमने श्रीलंका के अंदर भी एक पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन देखी थी, लेकिन वहाँ पर क्रिकेट जारी रही थी। बांग्लादेश ऑल्दो थोड़े से डायनामिक्स डिफरेंट हैं, होपफुली चीज़ें सेटल हो जाएंगी वहाँ पर, बट अभी तक कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया गया या कोई ऐसी खबर नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम सब तो बहुत पॉजिटिव हैं कि फाइनली टेस्ट क्रिकेट जो है वो देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक बांग्लादेश के लिए भी ज़रूरी है कि ज़रा आप क्रिकेट पर, ऑब्वियसली हमारा रीजन क्रिकेट डोमिनेटिंग है, तो ज़रा थोड़ा सा फोकस भी जो है वो लाइमलाइट ज़रा क्रिकेट को मिलेगी। या ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अहमद आपका। अहमद नवाज, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट, इस हवाले से अपना कमेंट दे रहे थे। जी, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। 21 से 25 अगस्त तक पहला टेस्ट होगा और फिर 30 से 3 सितंबर तक ये दूसरा टेस्ट होगा। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा परफॉर्म करे पाकिस्तान। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए, मैं किचन में आ गई हूँ। मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, हमारे साथ आज शेफ़ मौजूद हैं जो आज हमें कुछ मज़ेदार सा बना के बताएंगी भी और दिखाएंगी भी। ज़ूफ़िशा मुरीद हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें कंसल्टेशन भी देती हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ूफ़िशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप हमें क्या बना कर दिखाने वाले हैं? आज मैं पास्ता बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन पास्ते में मैंने थोड़ी सी एडिशन इस तरीके से की है कि पास्ता मैं बनाऊंगी अल्फ्रेडो सॉस, अल्फ्रेडो देंगे हम लोग, लेकिन पास्ता उसमें मैं अल्फ्रेडो यूज नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे भी खाते हैं तो वो स्टिप्स में होता है तो वो बच्चों से नहीं खाया जाता जी। तो इसलिए हमने पास्ता दूसरा इस्तेमाल किया है, लेकिन सॉस उसमें अल्फ्रेडो, ताकि टेस्ट अल्फ्रेडो का मिले और वो इजीली खा ले। ठीक है, चलें उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे करना है थोड़ा रेसिपी? उसके लिए सबसे पहले तो हमने चिकन को ग्रिल करना है। ये जैसे ये मेरे पास चिकन है, इसको मैंने मैरिनेट कर लिया है और चिकन को ग्रिल करना है। पास्ता बॉईल करके रख लिया है, चॉप्ड अनियन है, लहसुन है, कैप्सिकम है, वाइट मशरूम है, और कैप्सिकम भी हम ऑप्शनल रख रहे हैं क्योंकि इस वक्त फोकस बच्चों पे किया हुआ है तो बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए। और वैसे भी पास्ता जो है ना ये एक इटालियन डिश है, तो हम पाकिस्तानी हैं तो हम उसमें देसी चीजें डालते हैं, उसमें देसी चीजें डालते हैं। I get it. तो इसलिए हम इसको थोड़ा देसी करके तो ये हम अच्छा, मुझे ज़ूफ़िशा ये बताइए, जो आपने चिकन मैरिनेट किया है इस पे क्या क्या आपने चीज़ें? इसमें मैंने सबसे पहले तो ऑयल है 2 टेबलस्पून, ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, क्रश चिली है और विनीगर है। विनीगर, ठीक है। विनीगर ये है कि जल्दी टेंडर करता है आपकी डिश को ना, इसलिए हमने इसमें विनीगर इस्तेमाल किया। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ये बताएं? सबसे पहले तो हम इसका चिकन ग्रिल करेंगे। ठीक है, हम अपना चूल्हा ऑन करते हैं, देन लेट मी जस्ट, आई होप जल गया। ओके, नहीं, ओके, अब हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया, ठीक है। ये हमने अपना चूल्हा ऑन किया है, इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हम ग्रिल कर रहे हैं, तेज आग करनी है हल्की? नहीं, एक दफा तो तेज ही करेंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि हम ग्रिल कर रहे हैं, डीप फ्राई तो कर नहीं रहे, इसलिए हम ऑयल इसमें बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे जी। तो एक दफा हमारा जो ऑयल है ये गर्म हो जाए, उसके बाद हम फ्लेम कम कर देंगे। ठीक है। मुझे ना थोड़ा डर लगता है आग जलाते हुए, तो मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद देख रही हूँ, तो मुझे ऐसे जज कोई ना करे, मैं घर में काम करती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि आप बहुत डर डर के करो, आप घर में, मैं करती हूँ, लेकिन चूंकि आप नई जगह नई चीज़ें होती हैं तो। अच्छा जी, ये चिकन को हम ग्रिल करेंगे? हाँ जी, अभी हम चिकन को ग्रिल करेंगे। ओह वाओ, ये और ये कितनी देर हमने करना है ज़ूफ़िशा? 5 to 7 मिनट। 5 to 7 मिनट्स में हो जाएगा ये? जी, ये बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल टेंडर रखना होता है तो। अच्छा ज़ूफ़िशा, मुझे ये बताएं कि आप कब से कर रही हैं कुकिंग और कितना आपको जो कह लें टाइम हो गया है इस फील्ड के अंदर? ये कुकिंग तो मैं बहुत छोटी एज से कर रही हूँ। इतनी छोटी एज से कर रही हूँ कि चूल्हा नजर नहीं आता था। ठीक है, ओके। तो वो कोई चीज़ रख के उसके ऊपर तो वो फिर उस तरीके से, लेकिन फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने ये देखा कि मेरे अंदर तो ये एक स्किल है, तो फिर इस स्किल को लेके चलना चाहिए। तो फिर मैं बेसिकली मैं अपने सियालकोट की फर्स्ट फीमेल शेफ हूँ। ओह वाह, सियालकोट हेडमराला से हूँ मैं ना। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे इसकी पढ़ाई के लिए मुझे लाहौर मूव करना पड़ा। इसमें मैंने ग्रेजुएशन की कलनरी आर्ट में जी। और उसके बाद जब मैंने इसकी ग्रेजुएशन कलनरी आर्ट में कर ली
देन फिर मेरी साथ जॉब और वो सारी चीज़ें, और अब तो मैं मैनेजमेंट में भी हूँ। मुझे ऐसे लगता है जब जो शेफ़ होता है ना उसको सब आना चाहिए, हाँ, उसको मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। अगर आपका मैनेजर एकदम से नहीं है तो एक शेफ को यू कैन जस्ट मैनेज, आप थोड़े बौखलाते नहीं हैं, आपको चीज़ें सॉर्ट आउट करना आनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जाहिर है ख़वातीन के हाथ में वैसे ही अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है कि वैसे दो कि आई जेन्युइनली थिंक कि मर्द हज़रात जो खाना बनाते हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं जितने लोग होते हैं, और शेफ़ हमने देखे हैं। लेकिन ख़वातीन का ज़रा और टेक्निक होती है, हमने घरों में चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं। तो क्या डिफरेंस लगता है जब आप काम भी कर रही है? तो ख़वातीन के हाथ में ना नफासत रहता है, नफासत ज़्यादा है, ये कुदरत की तरफ से है ना। और घरों में तो है, मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा कहा है कि तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी नफासत नहीं है, तुम जब किचन करके जाती हो तो ऐसा नहीं होता। तो ये वो वाली नफासत की आप बात करिए या कोई और बात करिए? नहीं, घर की नफासत में और मार्केट की नफासत में फ़र्क है। हाँ, क्योंकि खाना बना लेना और खाना जल्दी बना लेना ये दो अलग चीज़ें हैं। यस, आई गेट इट। आप एक 10 बंदे बाहर बैठे हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, वो प्लान है कि आज मेहमान आ रहे हैं। हाँ। एक रेस्टोरेंट है उसमें प्लान नहीं है कि कोई भी आ जाता है, कोई भी आ सकता है, वो एकदम क्राउड लग सकता है, या पूरी शिफ्ट में कोई नहीं आया, तो वो ये एक आर्ट है। हाँ, वैसे वाकई जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आपको खाना बहुत होते हैं तो 20 मिनट्स के अंदर सर्व कर दिया जाता है, जो भी आपने डिश रखी होती है, जो आपने ऑर्डर की होती है। तो ये बहुत कोई काम शेफ़ का ही होता है कि वो जल्दी जल्दी बना ले। शी इज़ सो राइट अबाउट इट। अच्छा जी, इसको हमने इस तरह से करना है ग्रिल कि आपने ऑयल का कम इस्तेमाल करना है, और मैरिनेशन में जो सॉस है वो ऑलरेडी इसके अंदर हमें नज़र आ रही है, तो उससे थोड़ा जूसी हो जाएगा ये चिकन, राइट? ऐसे ठीक हो गया। और हमने इसमें और कैसे चीज़ें, जो सॉस है वैसे मुझे लगता है अल्फ्रेडो की सॉस सबसे टेक्निकल है। अच्छा, इस पे आज हम सॉस पे भी बात करेंगे। इसकी ना घरों में जो सॉस बनती है ना, वो एक तो होती है कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो गलत काम होता है उसमें वो डाल देते हैं मैदा। हाँ, मैदे की एक मसला ये है कि आपने सॉस बनाई, ठीक है, और 5-10 मिनट के बाद सॉस जो है ना वो गाढ़ी अजीब सी गाढ़ी हो जाती है, उसकी रंगत खराब हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। और जब आप उसको गर्म कर लें गलती से माइक्रोवेव में तो वो और भी वर्स्ट हो जाती है, वो तो फिर खाने के काबिल ही नहीं रहती। और जबकि जो रियल में सॉस है उसमें मैदे का काम ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें किसी किस्म का मैदा इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। वाओ, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल मैदा इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। हमें जो रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं दैट्स लाइक वेरी नाइस, जो उसका टेक्सचर होता है सॉस का वो बड़ा अच्छा होता है। होगा कि वो आपके आगे 15-20 मिनट पड़ा रहता है, बिल्कुल। इवन आप ठंडा हो गया, आपने दोबारा उसको सेट करवाया है तो वो अपना टेक्सचर नहीं खराब करता। ये देखिए जी, चिकन तो हमारा हो गया। अब हमने इसमें क्या करना है? अब हम इसमें दोबारा से इसको करेंगे। आई थॉट मैंने कहा गार्लिक करेंगे इसमें हम सौते, लेकिन मुझे टिश्यू चाहिए, आप ले लें प्लीज। अच्छा, ये जो हमारे नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, इसको टिश्यू से ही साफ कर लेने चाहिए। एंड मैं और देती हूँ आपका हाथ जी चले। इसको टिश्यू से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक पॉलिश होती है जो कि वॉश करने के बाद। और अक्सर आप अपनी डोमेस्टिक हेल्प से रिक्वेस्ट क्या करेंगे, इसको स्कॉच ब्राइट ना मारें जी, क्योंकि वरना ख़राब हो जाती है, और जब ये ख़राब होती है तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो आपके खाने में शामिल होते हैं। और अगर आप घर में नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करें तो आप ख़राब हुए वो का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। उस पर ये कोटिंग होनी चाहिए, अगर कोटिंग ज़रा सी भी ऑफ है सो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ये देखिए, हमने आप इसमें दोबारा से ऑयल ले लिया हमने, इसमें हमने ले लिया है लहसुन है हमारे पास चॉप्ड, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, ठीक है। अब इस वक्त मैं इसमें कैप्सिकम वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो चाइल्ड पे है, लेकिन वो हमने करना होता है। अभी आपको थोड़ा आग से डर लगता है तो आपको थोड़ा पीछे हो जाना है, क्योंकि आग लगने वाली है। आग लगने वाली है? आग लगने सीरियसली? यस। तो आई एम जस्ट स्कैर्ड, मैं पीछे हो रही हूँ पहले ही। अच्छा जी, वाओ। मुझे लगता है जब भी किचन में इस तरह से कोई बन रहा होता है तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक काम होता है, बट शेफ डू इट सो स्मूथली। ये देखें, अब ये इसमें आप पानी डाल रही हैं, ये अभी हमने इसमें पानी ऐड करना है, हाफ कप पानी ऐड करना है। ये हमने इसमें पानी ऐड कर लिया अपना, ठीक है। उसके बाद हम अब अपने स्पाइसेस ऐड करें। जी जी, और ये बिल्कुल माइनर करेंगे हम। जी जी, बिल्कुल माइनर से स्पाइसेस हैं। ऑरिगेनो है ये हाफ टी स्पून, ठीक है। इसका एक अरोमा होता है, अगर ये ज्यादा डाल दें हम लोग तो उससे टेस्ट भी खराब हो जाता है।
टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ये क्या है जी? वाइट पेपर है। वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च। जी ठीक है। और हमारे पास है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर। अब हम इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चिकन पाउडर से हमने इसको बैलेंस अच्छा, करना है। चिकन पाउडर में वो होता है सॉल्ट होता है, बिल्कुल होता है। ओके। ये देखेंगे। वाह। अच्छा, मैंने कभी भी पानी नहीं डाला और मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं ऐड करते हुए देखा। आज मैंने पहली दफ़ा देखा कि आप सॉस से पहले उसमें पानी ऐड करें। नॉर्मली लोग मैदा या इस तरह की चीज़ें नहीं नहीं नहीं, हम मैदा नहीं ऐड करेंगे। अच्छा, ये क्या है जी? ये क्रीम हमारे है। पास क्रीम है। क्रीम कोई भी अच्छी कंपनी की क्रीम इस्तेमाल ठीक कर है। लें। विप क्रीम नहीं लेनी, व्हिप क्रीम नहीं लेनी, नॉर्मल जी क्रीम लेनी। ओके। ये देखिए, इससे कॉस्ट जो बढ़ती है, लेकिन जो टेस्ट है ना वो अच्छा फिर आता वो है। इसी से आता और है। ये ख़राब भी नहीं होती है? नहीं मुझे होती। बताएं, नहीं आप होती। इसको दोबारा से आपका अगर पास्ता जो है वो ड्राई हो गया, उसमें पानी डालें, उसको ठीक करें, उसको ओवन करें, वो दोबारा से वही वैसी taste हो है। जाएगी। ओके। जी, जी, जी। क्योंकि नॉर्मली हम जब मैदा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़े से वो बबल से बन जाते हैं एंड लुक्स yes। बैड एंड टेस्ट बैड। ये देखें। ओके, वाओ। इसको अब थोड़ी देर हम पकाएंगे। हाँ जी, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे करते साइड पे हैं, रखें। क्योंकि मुझे अभी चिकन काटना है। ठीक है। नाइफ चाहिए मुझे। चिकन काटेंगे। ये सॉस का वैसे नाइफ टेक्सचर तो अच्छा, नाइफ हमें यहाँ पे मिल जानी चाहिए। इट विल बी द, हाँ यहाँ पड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक हो गया। नाइफ के साथ चिकन कट करेंगी ये। जी, ये देखिए मैं इसको काट रही हूँ, ये कितना जूसी है। यस इट इज़। ये अच्छी तरह कुक्ड हो गया। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि नॉर्मली हम चिकन को बहुत देर तक पकाते हैं, इसको लेकिन ये ग्रिल किया हुआ है, ज़ाहिर है वो टेंडर हो गया विनेगर से भी, तो उसका Yes। अच्छा। ओके, परफेक्ट। ये हमने चिकन लिया। ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें ओके, add मैं इसको करते क्या कर लेती हूँ आपके। अभी हम इसको, अभी आप इसको ले आए यहाँ पे। यहाँ पे ले आओ। हाँ जी, इसके चूड़े देते हैं इसके। वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है मुझे। अब इसमें हमने करेंगे इसमें ऐड कर लिया है पास्ता। अपना पास्ता। ये मैंने पहले बताया कि मैं अल्फ्रेडो पास्ता फेटुचीनो नहीं नहीं इस्तेमाल करी कर क्योंकि रही। बच्चों ने खाना है। यस, वैसे तो हमारे साइड पे बच्चे नहीं है, लेकिन हम आपको रेसिपी बच्चों के लिए बता रहे हैं। मतलब बच्चों का आजकल सीन ये है कि वो इटालियन फास्ट फूड की तरफ बहुत उनका ज़्यादा है। है और माओ को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है ऑनेस्टली। ऐसा ही उनको समझ नहीं आ रही होती है कि क्या बनाएं बच्चों के लिए। तो हमारी कोशिश यही होती है ना कि हम लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं तो एक इनको Helpful ऐसी हो जाए। रेसिपी दे दें कि हेल्पफुल रहे। कॉस्ट भी कंट्रोल रहे। और ये इतना जूसी पास्ता बन गया है। यस, सॉस अच्छी होनी चाहिए पास्ता में, मेरी हमेशा की। अभी आप देखिए ख्वाहिश होती है। हमने इसमें मैदा नहीं डाला ना, बिल्कुल। अब हम किसी भी स्टेज में इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, Yes, ओके। ये और ये देखिए। बिल्कुल सही रहेगा इसकी वो इसको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके। देन अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें इसमें क्रीम क्रीम और ऐड कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो ठीक है। इजीली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्रीम को ही हम गाढ़ा करेंगे। ओके। ये देखिए, और ये हमने तेज़ आग पे पकाना है। यस, क्रीम और ऐड हो गई है। अच्छा, नॉर्मली ये जो अल्फ्रेडो होता है पास्ता, ये बहुत थोड़ा हैवी होता है खाने में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी थोड़ा सा खा के मरा, बहुत फुलफिलिंग पास्ते में प्रॉब्लम नहीं आती, सॉस में सॉस problem- में आती है। Yes। ओके प्रॉब्लम हमेशा सॉस में है, पास्ते में नहीं है। ओके चिकन में नहीं है, ओके, सॉस में है प्रॉब्लम। ज़बरदस्त। ये देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। खुश शक्ल पास्ता है। अभी खाना खुश शक्ल ज़रूर होना चाहिए। ये खाना ही तो खुश शक्ल होना है चाहिए। ना, प्रेजेंटेशन के सारे पैसे होते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये रेस्टोरेंट्स में जितना आप जाके खाते हैं ना, जितना अच्छा खाना आपको प्रेजेंटेशन वाला होता है उतना अच्छा लग रहा होता है। अब इसमें नमक थोड़ा सा कम है। इसमें क्या कम है? नमक थोड़ा नमक सा कम है तो चिकन लेकिन हमने इसको चिकन पाउडर से बैलेंस करना नमक है। नहीं ऐड करेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओके, हम इसको नमक नहीं ऐड, चिकन पाउडर ऐड करेंगे। और कुछ लोग इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड करते हैं। वो टेस्ट है। वो टेस्ट है ना, Yes। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते वो फिर जब हम पाकिस्तानी अब बनते हैं ना फिर हम उसमें हैं। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ जो चाइनीज खाना हम खाते हैं ना, अगर चाइनीज देख Yes। लें तो वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। हम उनके खानों वो के हमें साथ क्या- मारे कि ये क्या किया हम लोगों हम की उनके cuisine खानों के साथ। साथ क्या सलूक करते हैं, सब्ज मिर्चें और पता नहीं ये क्या देखें। क्या। वेरी बस। नाइस। और हमने इसको बिल्कुल कितनी clear देर हो गया। पकाना है? पक गया? यस, Oh, ये we रेडी are है। sorted। इसको अब हम डिश आउट करेंगे अब। ओके, डिश आउट। हम आपको ये जी। वाली डिश दे दूँ? जी जी, आप मुझे ये वाली ये dish वाली दे दें। डिश देती हूँ मैं आपको। Yes, इधर इसको से हम थोड़ी सी अपनी जगह बना हाँ, लेते हैं। बना लेते हैं। डिश आउट करेंगे इसमें। और ये देखें। देखिए जी, अच्छा, मैं ऑयल की बॉटल पीछे कर देती हूँ ताकि ये नज़र आ जाए। रेडी। अल्फ्रेडो नहीं, ये अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी है, लेकिन पास्ता अल्फ्रेडो नहीं है। पास्ता लाइक डिफरेंट। अभी हमने 2 फिले किए थे, जी ठीक है। एक फिले हमारा आ गया इसको हम साइड साइड पे। ओके। है। अच्छा, ये मैं Then हमारे पैन पास- इसको इधर रख दूँ? जी जी ठीक जी है। जी जी जी।
और इस पे हमने कोरिएंडर यानी धनिया ऐड कर दिया है, और इस पे थोड़ा सा पेपर भी ऐड करेंगे, ऑरिगेनो ऐड करिए। ये देखें, ये होती है शेफ़ की प्रेजेंटेशन। घर में आप ऐसी नहीं प्रेजेंटेशन कर सकते। ये देखें, मैं तो ऐसे रख देती हूँ बोल में डाल के। वेरी गुड। ऑरिगेनो डालते हुए हमेशा देखें कि ये फ्रेश होना चाहिए। अगर ये पुराना हो तो ये कड़वा हो जाता है। डिश को थोड़ा सा उठा के कौन से कैमरे में दिखाऊं जी? इस वाले में दिखा दूँ? ये लें, ये इसकी शक्ल है, और आप इसको देखें ताकि आपको पता लगे और आपका दिल करे आप घर में ये रेसिपी बनाएं। ये देखें जी, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। वो ज़ाहिर आपको स्क्रीन से पता नहीं लगेगी। ज़ोफिशा, कोई ऐसी सीक्रेट टिप जो आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? ये बहुत बड़ी टिप है जो मैंने दे दिया कि इसमें मैदा नहीं डालना। ये ठीक है, सॉस में ये बहुत बड़ी टिप है जो मैंने दे दी है। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच ज़ोफिशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई। और सियालकोट से ये इनका ताल्लुक है, लाहौर में रहती हैं आप। अपना इंस्टाग्राम हैंडल तो बताएं हमें। जी, मेरा बिल्कुल इंस्टाग्राम है, शेफ ज़ोफिशा के नाम से है। ठीक है, और उस पर मेरी रेसिपीज अपलोड होती रहती है। ओह वाह, ठीक है। तो अगर आपको इस रेसिपी की भी ख्वाहिश है या आप कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ज़ोफिशा के इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ोफिशा मुरीद हमारे साथ मौजूद थी। अल्फ्रेडो पास्ता उन्होंने हमें बना के दिखाया है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक में हम खाएंगे और उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो पहले होता था कि अगर किसी के बाल सफ़ेद हो जाते थे, ग्रे हेयर हो जाते थे, तो उनको डाई किया जाता था अपने सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, अब ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, वो अपने बालों को डिफरेंट लगने के लिए या आप कह लें मुख्तलिफ कलर टोन्स, मुख्तलिफ फंकी कलर्स उनका सहारा लेते हैं, बालों को डाई करते हैं, हेयर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारे बालों पे लगते हैं, और मुझे इस बात की रियलाइजेशन है क्योंकि मेरे अपने बालों का बहुत बुरा हाल होता है। क्योंकि हमें शौक़ तो होता है कि हम बालों को डाई करा लें, लो लाइट्स करा लें, हाईलाइट्स करा लें, उन पर ब्लीच लगवा लें, लेकिन उसके बाद बाल जो है ना वो पहले वाली हालत में तो सवाल पैदा नहीं होता कि वो आ जाएं। सो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि कि आपके बाल कलर करने से आपकी शख्सियत तो मुनफरिद होती है, लेकिन इसका आपके बालों की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन साहब, और ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आपके सामने पास्ता पड़ा है जो शायद हमने भी ऑनियर देखा था। ये मैं कहूँगी प्लीज़ सर्व योर सेल्फ, आप प्लीज़ लें, और साथ साथ हम आपसे ज़रा इस हवाले से भी बात करेंगे कि ये जो हम बालों को कलर करने की बात कर रहे हैं, इसमें हम मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करते हैं और जिसका हमें बालों को नुकसान तो है। सो ये क्यों कर रहे हैं हम अपने साथ जानते बूझते सब? देखिए जी, बालों का कलर तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि बहुत शुरू से लोग करते आए हैं। पहले लोग मेहंदी इस्तेमाल करते थे, कोई लाल मेहंदी, कोई काली मेहंदी। आजकल वो एक नीड से निकल के ना फैशन ट्रेंड्स में मूव कर गया। आई एग्री। तो पहले भी लोग लगाते थे, पहले भी लोगों को बहुत बालों के मसाइल थे, लेकिन जो आज के मसाइल हैं मैं समझता हूँ कि पहले वाले मसाइल से ज़्यादा हैं। उनकी ऑर्गेनिक फूड बहुत अच्छा था, प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी थी, बालों की केयर बहुत अच्छा करते थे, ऑयलिंग करते थे। आज हमारा अगर डाई कर दिया है बालों को तो वो उससे बालों की केयर तो कर रहे हैं, फैशन ट्रेंड्स में तो आ गया है, लेकिन वो जो उसकी हाइजीन है ना, उसको फर्दर कैसे केयर करना है वो लोगों को भी नहीं पता। अब कैसे नहीं पता? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया ट्रेंड्स के ऊपर, कोई आपने ऐसे पेजेस ज्वाइन किए हुए हैं जिसमें लोग समझते हैं कि जैसे कोरियन ट्रेंड्स हैं, तो कोरियन ट्रेंड्स इज नाउ इन एवरीवेयर। चाहे वो कोरियन स्किन केयर इज लाइक वेरी हॉट दीज डेज। हर कोई कोरियन स्किन केयर कर रहा है, तो बालों के ट्रेंड्स तो वहाँ पे जो मसाजेस और स्पा डेज और बालों को वो कर रहे हैं, वो हम समझते हैं हम खुद भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, यू कैन डू इट। द प्रॉब्लम इज कि हमारा हर अल्लाह ताला ने हर एरिया के लेवल पे ना उसके स्किन के टेक्सचर दिया। उनका टेक्सचर फ़र्क है क्योंकि उनका डाइट फ़र्क है। हमारी डाइट डिफरेंट है। हमारी डाइट में जब तक हम लोग सालन के ऊपर वो ऑयल लेयर नहीं होना तो तब तक वो हमसे एग्जैक्टली हमारा वो खाना अच्छा नहीं है समझा जाता। वो लोग खाने को एज ए सूप यूज़ करते हैं और वो सूप पीते हैं। उनका डाइट बहुत मैटर करती है। उसके अलावा उनका जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट जो टेम्परेचर्स हैं, हमारे टेम्परेचर थोड़ा फ़र्क है। तो वो ये सारी चीज़ें आई थिंक सो कि वो ट्रेंड्स में चेंज होते चले जा रहे हैं।
उनके बाल फ्लॉन्ट करते हैं, हमारे बाल बेशक हम उसको ट्रीटमेंट भी करा लें, केराटिन भी कर लें, मॉइस्चराइज भी कर लें, लेकिन वो फ्लॉन्टी इफेक्ट नहीं देता। तो जो फ्लिक्स हैं, तो हम अगर हर बंदा चाहता है 18 साल की उम्र से बंदा बेहतर फील करे, अच्छा लगे, तो फ्लिक्स एवरीबडी वांट्स, इवन द मेल्स इवन द फीमेल्स। तो अब कहने का मकसद है कि क्या वो डाइट से ठीक किया जा सकता है, किया जा सकता है। अच्छा, मैं अगला सवाल करूंगी और मैं चाहूंगी आप प्लीज़ इसको टेस्ट भी करें। मैं अगले सवाल में आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, जैसे आपने खुद कहा कि पहले हमें ज़रूरत होती थी कि लोगों के सफ़ेद बाल हैं, हमारी नानी दादियाँ मेहंदी लगा लेती थी, वो कोई एक ब्लैक कलर मिलता था वो भी अप्लाई कर लेती थी, लेकिन अब ख़वातीन ने जो केमिकल और मुख्तलिफ डाइज और सैलॉन्स ने, तो एक प्रॉपर अब ये बिज़नेस भी है, एट द एंड ऑफ द डे लोग जाते हैं, लेकिन क्वालिटी पे भी तो बहुत फ़र्क होता है। कोई सैलॉन अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्ट्स का, कोई नहीं कर रहा, उससे हमें रियलाइजेशन नहीं हो रही कि हमारी ओवरऑल सेहत पे भी तो नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पास्ता की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। अच्छा, इट्स वेरी टेस्टी एंड माउथ वाटरिंग। नाइस। एंड अब पॉइंट ये है कि जी मेहंदी और डाई, ये दो एक बहुत बड़ा अभी भी ये सिस्टम चल रहा है। अच्छा। अगर आप रूरल एरियाज में चले जाएं, उनको भी डाइस का मालूम नहीं है, क्योंकि डोंट वांट टू गो टू डिफरेंट स्टोर्स, जाहिर है, तो वो मेहंदी को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अब मैं वर्ड यूज़ किया था, मेहंदी के साथ वो बालों की ऑयलिंग भी कर रहे हैं, फूड अच्छा ले रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, ओवरऑल ये जो बाल हैं केराटिन से बना। केराटिन इज़ अ प्रोटीन। इफ़ वी हैव अ गुड प्रोटीन इनटेक, तो मैं ये समझता हूँ कि बालों की क्वालिटी, उसकी हेल्थ बहुत मैटर करती है। अब पॉइंट ये कि कब आपने ट्रीटमेंट फेज़ में कब जाना है और आपने अपने घर में घरेलू टोटके कैसे इस्तेमाल करने, वो आपका हेयर फॉल बताएगा, बालों की ड्राइनेस बताएगी, आगे से 4-5 मुंह जो बालों के निकल आते हैं वो बताएंगे। एवरीबडी नोज कि मेरा बाल ठीक नहीं है, तो 6 सेंस इनसाइट जो होती है वो गाइड कर देती है कि इट्स नॉट गोइंग ऑन द राइट वे। अब पॉइंट ये है कि डाई आपने यूज़ किया, अब डाई तो सारे हर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, ब्रांड कौन सा यूज़ करना है, किस टाइप का यूज़ करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीइंग एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन, मैं ये लोगों को गाइड करता हूँ कि चूँकि आई डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर केयर सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो चीज़ देखी वो ये कि जो लोग अमोनिया फ्री डाई यूज़ करते हैं, अमोनिया फ्री डाई यूज़ करते हैं, उनके बाल उनका साथ देते हैं। अच्छा। अब पॉइंट ये है, एक बंदा कहता है जी मैं डाई करा के आया हूँ, हेयर डाई किसी पार्लर से। हाँ, उन्हें क्या पता है अमोनिया फ्री यूज़ किया या नहीं, पार्लर से वो डाई करा के आया है फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप देखिए हर पार्लर्स में एक सेगमेंट लेदा बना हुआ फॉर हेयर, फॉर मेकअप एंड फॉर अदर स्टफ। तो अगर बालों में हेयर अमोनिया यूज़ किए जाते हैं, तो अमोनिया करता क्या है, अमोनिया बाल जो आपने कलर लगाया है ना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए वो बालों को, उसकी कलर को मेंटेन करता है ऑन द हेयर। अब वो अमोनिया और साथ कलर, उसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, केमिकल्स हैं, तो जितना लॉन्ग टर्म आपके बालों पे स्टे करेगा, वो बालों को फर्दर डैमेज कर सकता है। व्हाट आई सजेस्ट इज कि प्लीज़ इफ़ यू वांट टू डू योर डाई फॉर योर फैशन और योर फॉर नॉर्मल रूटीन वर्क, आप अमोनिया फ्री यूज़ करें, ताकि बाल की क्वालिटी वो मेंटेन रहे। ये ना सोचें कि भी 5 डेज के बाद पहले कराया था तो फिर बाल सफ़ेद निकल आए। डोंट गो फॉर इट। वो बाल सफ़ेद निकलना आपको फ़ायदेमंद में है, ना कि आप उसको लॉक कर दें और वो आपके बालों की सेहत को डैमेज कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे हमने केराटिन की जहाँ आपने बात की है, अब मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की और मेरा खुद भी अपने बालों के साथ एक्सपीरियंस रहा कि मैं गई सैलून पे, मैंने केराटिन कराया, उन्होंने प्रोडक्ट्स लगाए, स्ट्रेटनर फेरा और पता नहीं क्या क्या किया। क्या वाकई ये जो केराटिन हम कराते हैं, क्या ये वाकई बालों की सेहत पे कोई असर भी करते हैं, या सिर्फ ये फॉर द टाइम बीइंग फॉर अ मंथ और 2 हमारे बाल बस रिस्टोर होते हैं और उसके बाद उससे ज़्यादा बुरा हाल होता है? Exactly, I think this is your observation. What I can sense from it. लेकिन अगर हम इसको कोई ऑन एक बात से बात करेंगे तो हो सकता है पार्लर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, आप अपने तौर पे बताएं कि ये क्या है, आप ना छोड़ें, मैंने पहले सैलून का नाम नहीं लिया। तो केराटिन सी, आई थिंक जिन लोगों को बाल पसंद हैं कि मेरे बाल स्ट्रेट हों, तो केराटिन कराएं, मैं मना नहीं करता, लेकिन केराटिन कराने से उसकी हेयर केयर ज़रूर करें। कि बहुत सारे लोगों को केराटिन कराने का तो बहुत शौक है, करा जाते हैं, लेकिन वो 10 डेज़ के बाद, 15 डेज़ के बाद वो उस फेज़ में चले जाते हैं कि बालों की रिवर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब बाल डैमेज कैसे होता है केराटिन से? कैसे? नंबर 1, आपने उसको आयरनिंग की है, बिल्कुल, वो भी केमिकल लगे हुए बालों को। तो केमिकल ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको आप आयरन कर रहे हैं। बिल्कुल। आयरन से तो आप देखें क्या उस बेचारे को करेंगे, छोटे से एक स्ट्रैंड है, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन वहाँ से डैमेज हो जाती है और वो गर्माइश के साथ डैमेज, ऐसे धुएं निकल रहे होते हैं बालों से कि परेशानी हो रही होती है कि बाल सीधे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। You're so right. तो हेड इज जस्ट लाइक अ स्टोव, जब आप उसमें मूव कर रहे होते हैं ना केराटिन में,
इट वर्क्स लाइक दैट। तो मेरी सजेशन होगी कि केराटिन कराएं, मना नहीं करता फीमेल्स को, गो फॉर इट, लेकिन आफ्टर 15 डेज उसकी केयर स्टार्ट कर दें। डू आस्क योर स्टाइलिस्ट कि भाई हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। इफ़ शी और ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ गाइडिंग यू, तो आपका जो एक पर्सनल हाइजीनिक डॉक्टर या कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उससे ज़रूर एक अपनी विजिट ले लें। कुछ मैं ट्रीटमेंट्स भी कर देता हूँ, जस्ट लाइक आई डू फॉर द PRPs, उस तरह की चीज़ें मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। इवन आई हैव सम केराटिन प्रोटीन, आप प्रोटीन मार्केट्स में मिलती हैं, आप उसके साथ मसाज करें, यूज एट अ मॉइस्चराइजर, तो आप बालों की मॉइस्चर को मेंटेन करेंगे, कर लेंगे। जिधर मॉइस्चर गया बाल आपका साथ नहीं देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और सबसे बढ़कर ये डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे कि अगर आप किसी सैलून पे जा रहे हैं, किसी ऐसे हेयर स्टाइलिस्ट के पास जा रहे हैं, प्लीज़ गो टू अ प्रोफेशनल। अपने पैसे बचाने के लिए अपने बालों की हालत को ख़राब ना करें, या तो ना कराएं, अगर कराना है तो फिर किसी अच्छी जगह से जो ट्राइड एंड टेस्टेड हो उससे कराएं ताकि आपके बाल बचे रहें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो हमने सोचा कि इस हवाले से बात की जाए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, हमने सोचा आपको सफाई के हवाले से बताया जाए कि कितना ज़रूरी है, हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन हम अपने घरों को तो पता नहीं कैसे साफ़ रखते हैं, हम अपने मुल्क को बिल्कुल साफ़ नहीं रखते। और ख़ास तौर पे जब हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो हमेशा जो भी टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, कुछ तो हमने विजुअल्स भी देखे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं कि लोग वहाँ पे बहुत कूड़ा फेंकते हैं, बहुत गंद मचाते हैं। आज हमारे साथ जी इस्लामाबाद के मंसूर शेरवानी साहब मौजूद हैं, जो कि मारगिला पहाड़ों के ऊपर बनी जो ट्रेल्स हैं उस पर सफाई के हवाले से, माहौल को साफ़ रखने के हवाले से अवेयरनेस भी दे रहे हैं, और लोगों की जानिब से जो फेंका गया कूड़ा है उसको उठाने के लिए और माहौल को साफ़ रखने के लिए आगाही फराहम कर रहे हैं। 2021 में जी उन्होंने इस मकसद का आगाज़ किया था और अब तक वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इस हवाले से काम कर रहे हैं। तो हम ज़रा इनके इस पर्पज़ को भी जानेंगे और अब तक इनके ख़्याल में कितनी अवेयरनेस आई है और लोग क्यों गंद मचाते हैं, ये सवाल मेरा सबसे पहले होगा मंसूर साहब से। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, पब्लिक न्यूज़ टीवी का शुक्रिया, मुझे यहाँ पे बुलाया और हमारे अवेयरनेस को आगे फैलाने का एक मौका दिया। जी बिल्कुल, मैं जब यहाँ पे जाता था तो एक एज आ मोज़्ज़ शहरी तो मुझे चीज़ें ना बहुत बुरी लगती थी कि लोग ना कचरा फेंक रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या यहाँ पे मंकी फिटिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि किसी एक को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मैंने अपनी मदद आपके तहत लोगों को रोकना शुरू कर दिया, लोगों को समझाना शुरू कर दिया। तो एक साहब मुझे कहते हैं कि मैं 20 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, हाइकिंग कर रहा हूँ, और मुझे पता ही नहीं है कि ये एक नेशनल पार्क है और आप जैसा बंदा खड़ा होकर मुझे ये चीज़ें समझा रहा है। मैं कहा सर मैं आपके लिए भी हूँ। इस दौरान मुझे इंतहाई तल्ख रवैयों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि देखिए हमारा एक एटीट्यूड ये है कि अगर मैंने किसी को रोका है ना किसी गलत काम से, सबसे पहले हमारे के अंदर एक मैं है, हमने उसको मारना है। लोग कहते हैं अच्छा और मैंने रोक लिया, तो एक ये जो स्टाइल है ना ये बहुत होता है। तो जब कोई ऐसे मुझसे कहता है मैं तो जाके उनके गले मिल जाता हूँ। मैं कहता हूँ सर आप इतने खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। बहरहाल करते करते वहां पे मैं इसी तरह फेमस होना शुरू हो गया, तो मुझे अवेयरनेस मैन का टाइटल भी मिल गया। तो मैंने खुद कचरा उठाना शुरू किया, क्योंकि लोग अक्सर ये होता है कि डिस्पोजेबल जो बोतल होती है हम उसको इसलिए मना करते हैं एक नेशनल पार्क में कि जब वो खाली होती है तो भारी हो जाती है। लोग ये करते हैं कि इधर उधर देखा और बोतल को जितनी दूर हो सकता है फेंक दिया कि जी हमारी तरफ से बोतल जाए, नीचे जाके गिरे, वहां पोल्यूशन करे, वहां की वाइल्ड लाइफ के लिए खतरनाक हो। तो मैं एक दफा 500 मीटर नीचे जाके बोतल उठा के ला रहा था, उसका ढकना गायब था। तो ऊपर से एक फैमिली गुजरी तो मुझे कहती कि देखो कैसे इस्लामाबाद में कैसे कैसे कचरा उठाने वाले हैं, और हंसने लगे और मजाक करने लगे। तो मेरे दिल में तकलीफ हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं उनके पास गया, मैंने उनको सलाम किया, मैं कहा सर क्या हाल है, ठीक ठाक है, उनसे थोड़ी अवेयरनेस की। उसके बाद मैंने कहा सर देखिए इसका ढकना गायब है बोतल का, अगर यहाँ पे जानवर भी होते हैं, वाइल्ड लाइफ भी होती है ना, अगर उन्होंने किसी ने खा लिया और वो मर गया, उसके बच्चे हुए तो उसका क्या होगा। तो वो चुप कर गए एकदम। उनकी बात समझ में आ गई कि ये बंदा सही काम कर रहा है और हमने भी बॉटल्स नहीं फेंकनी। अब वो फैमिली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरे साथ यानी कि जब भी आते हैं कहते हैं कि हम लोगों को भी रोकेंगे और यहाँ से कचरा भी उठाएंगे। तो देखिए आपको खुद करके दिखाना पड़ता है, हम कब तक सोचेंगे।
हम कब तक ये सोचेंगे कि खुद हमें ये करके करना है, दिखाना वो करना है। पड़ेगा। अच्छा, ये आपने जो मागला पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी जब हम दीगर मुख्तलिफ पहाड़ों की इवन चोटियों पे बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत गंद लोग मचाते हैं, या मुख्तलिफ जगहों पे जब समिट के भी लोग जाते हैं। सो ये अवेयरनेस ड्राइव्स कितनी ज़रूरी हैं? आप तो अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि आप इन जगहों पे जा रहे हैं, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है, वहाँ पे जो पहले ही हमारे इतने मसाइल हैं पॉल्यूशन को लेके, सो इसको अवॉइड की जाए और हम ना गंद फैलाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो देखिए कोशिश करता ही हूँ, जैसे आपके चैनल के थ्रू जितने लोग देखेंगे उन तक हमारा मैसेज पहुंचेगा कि प्लीज इसको अपना समझें। जैसे आप अपना घर साफ रखते हैं, एक हमारा एटीट्यूड ये भी बन गया कि जहां खाया फेंका, जहां पिया फेंका, अपनी गाड़ी को साफ रखा, कोई चीज खाई, सिगरेट है या रैपर है, वो बाहर फेंक दिया। एक चीज और मैं बच्चों को समझाने के लिए कहता हूँ कि बेटा जब आप पार्क में आते हो, कहीं भी जाते हो पूरे पाकिस्तान में, आप कोई चॉकलेट है या कोई चीज है, ड्रिंक है, आप निकालते हो, अपनी जेब में रखा होता है, आप निकालते हो, खाते पीते हो, तो क्या वो रैपर या जो डब्बा होता है क्या वो नापाक हो जाता है जो आप उसको नीचे फेंक देते हो? चीज खाने के बाद या पीने के बाद आप उसको रोल करके अपनी पॉकेट में रख लो, अपने बैग पैक में रख लो, नीचे ना फेंको। तो बच्चों पे ऐसे मेरा बहुत फोकस है। रात लाहौर से हमारे कुछ मेहमान आए हुए थे, तो वो बच्चे सारी रात मेरे पास बैठे रहे कि और बताएं, और बातें बताएं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वजह बच्चों पे बहुत फोकस है। तो इससे फर्क भी देखिए ये पड़ा है कि जब मैं पहले जाता था तो हम तकरीबन इतने बड़े बड़े बैग लेके आते थे वहां पे कचरे का लोगों का उठा के। अब मैं लास्ट संडे गया था तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हम इतने से बैग तक आ गए हैं। ठीक है, यानी कि कचरा कम होना शुरू हो गया है। डिस्पोजेबल बोतल का लोगों ने इस्तेमाल मुझे ये बताएं मंसूर साहब, आप तो अपने तौर पे करें, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगी ज्यादा सवाल मैं आपसे कर लूं। ये जो आप अपने तौर पे तो काम कर रहे हैं, क्या कोई जिले इंतजामिया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई गवर्नमेंट आपको इस कॉज में सपोर्ट कर रही है? क्या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी आपका साथ देंगे? सर वो इस तरह है कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है, मैं उनके साथ एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ, वो उनकी सपोर्ट से काम करता हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो बाकी जो इदारे हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कह लें कि फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एज अ रजाकाराना तौर पे काम करता हूँ, अपनी खुशी से करता हूँ, और मैं इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है मेरे काम करने में, मेरे जोश और जज्बे में। चले, बहुत बड़ी बात है कि आप बिल्कुल वॉलंटियर के तौर पे काम करें। अच्छा, एक सवाल, आप हमने देखा है अक्सर मागला पहाड़ों के अंदर कोई लेपर्ड या इस तरह की फुटेजेस हमारे सामने आई हैं। अगर तो कोई लेपर्ड नज़र आ जाए तो हम चाहेंगे आप भी चूंकि वहाँ पे होते हैं, आप काम भी कर रहे हैं, किस तरह से हैंडल किया जाए? क्या सिचुएशन आपको उस वक्त हैंडल करने के लिए टेक्निक या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मागला हिल्स नेशनल पार्क में 8 लेपर्ड रहते हैं, क्योंकि वो उनका घर है, वो सदियों से वहां रह रहे हैं। देखिए आप जो इस्लामाबाद है, एक दुनिया का वाहिद कैपिटल है, आप इसे गूगल कर लें कि रोड के एक तरफ आबादी है, रोड के दूसरी तरफ एक नेशनल पार्क है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ भी रह रही है। और जो लेपर्ड है वो एक शाई एनिमल है और नॉकटर्नल एनिमल है, वो इंसान से छुप के रहता है और वो अब शहरी आबादी में आज तक नहीं आया ऐसा कोई वाकया। अगर फिर भी आपको उसके एरिया में जाना पड़ जाए किसी भी वजह से, और वैसे वो जो नॉकटर्नल एनिमल है वो शाम को एक्टिव होता है और सुबह फजर तक एक्टिव रहता है। अगर आपको जाना ही पड़ जाए तो अपने हाथ में टॉर्च रखें, या एक मोबाइल की टॉर्च है वो आप जला लें। अगर खुदा ना खास्ता वो सामने आ जाए तो आप उसको यूं करके हिलाएं। इस तरह करके हिलाने से होगा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप बिल्कुल सामने सुकून से खड़े हो जाएं, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, उसको पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यूं पीछे मुड़ के भागेंगे ना, ऐसा तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो 65 किलोमीटर की स्पीड से वो भागता है और आपको पीछे से हमला कर देगा, कहेगा ये तो मेरा आसान शिकार है। अच्छा, आपने काम और करना है कि आपने अपने हाथों को ऐसे कर लेना है। ठीक है, हाथों को ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर करना है कि आप उससे बड़े हैं और आप उससे डरे नहीं हैं। ठीक है, ये जाहिर करना है, और आपने घबराना नहीं है। देखिए अगर आप घबराहट में कोई ऐसी हरकत करेंगे, शोर मचाएंगे, पत्थर उठा लेंगे, जानवर है वो भी बौखला जाएगा और वो फिर रिएक्शन देगा। थैंक यू वेरी मच मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा कॉज है आपका, आप इसको जारी रखिए। और मैं आप बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जी अगर आप जा रहे हैं, टूरिस्ट हैं, वहाँ मकामी लोग हैं, तो प्लीज़ सफाई का ख्याल रखें। आपका अपना मुल्क है, आपका अपना इलाका है जहाँ पे आप रहते हैं, आप वहाँ पे देखने जा रहे हैं, सो सफाई का ख्याल ख़ास तौर पर रखें। ऑलरेडी बड़े मसले हैं, सफाई नहीं कर सकते तो क्या करेंगे फिर हम। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।